हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO4 का एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा अप्रोचेज दैट आर अवेलेबल फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज अवेलेबल हैं, तो उन अप्रोचेज के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है वो ऑलरेडी मैं इससे प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ। तो यूनिट 1 का जो पार्ट 4 है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जानना। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है और उनके लिए कौन कौन सी वेरियस अप्रोचेज यूज़ होती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट 5। बाकी के पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मिशन है याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। ओके, एंड क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है एग्जाम में लाइक दिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो जहां भी आपका ये पॉइंट दिखे आपको अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो सेम आंसर आपको वहां पर यूज करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड वीडियो के साथ साथ जितने भी पॉइंट्स हैं उनको याद करते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू द मेन स्लाइड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा मैंने बोला, मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स, सो आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज वीडियोज़ टू यू। आप भी थोड़ा सा वर्क कीजिए वीडियो के साथ साथ और एंड तक सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। तो point number 1 says the approaches to the environmental scanning may range from informal assessment of environmental factors which may be adopted as a reactive measure to a crisis। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो environmental scanning होती है, यानी कि जो हम environment को स्कैन करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी अगर कोई चेंजेस आते हैं environment में, या फिर पोटेंशियल थ्रेट्स क्या होंगे अगर कोई भी चेंज आता है किसी भी तरह की, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फाइनेंशियल पॉलिसी हो, लीगल पॉलिसी हो। तो कुछ में भी कोई भी तरह का चेंज आता है तो उससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट्स आपके क्रिएट होंगे, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। और जो अप्रोचेस होती हैं वो आपकी फॉर्मल भी हो सकती है या फिर आपकी इनफॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जो कि बेसिकली रिएक्टिव मेजर के तौर पर लिया जाता है। रिएक्टिव मेजर के तौर पर अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई चेंजेस हुआ मार्केट में और उस चेंज की वजह से क्या है, आपको अपने बिजनेस पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ रहा है, तो क्या है, ये रिएक्टिव मेजर है। कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं बहुत सारे बिजनेसेस को क्या हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट हुआ है उनके बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने अब ज़्यादा रिएक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया। इस पर्टिकुलर क्राइसिस से डील करने के लिए, पेंडेमिक से डील करने के लिए उन्होंने कई सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करे। नाउ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंप्लीमेंट किया गया। तो क्या है ये, एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके चेंजेस आने की वजह से आपकी इनफॉर्मल असेसमेंट की जाती है और उससे जो भी रिएक्टिव मेजर्स हैं कोई भी क्राइसिस से डील करने के लिए उनको अडॉप्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका तो आपका नॉर्मल होता है, किसी भी तरीके से आपको एनवायरमेंटल को अगर स्कैन करना है एनवायरनमेंट को आपके, तो आप एक काम करेंगे, नॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जिससे कि जो भी क्राइसिस है उसके लिए आप एक रिएक्टिव मेजर क्रिएट कर सकें। Now the next point says the approaches to the environmental scanning may lead to ad hoc studies undertaken occasionally to a highly systematic and formal procedure used as a proactive measure for anticipation of changes in factor on continuing basis। तो सबसे पहला था, यहाँ पर हमने बात करी रिएक्टिव मेजर की, अब यहाँ पर होगा प्रोएक्टिव मेजर्स। तो बहुत सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पता होता है कि एनवायरनमेंट आगे जाके चेंज होगा, लेकिन क्या चेंजेस होंगे वो नहीं पता उनको, तो इसलिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस की जाती हैं जिनको हम एड होक स्टडीज बोलेंगे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम एड होक स्टडीज की जाती है सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स यूज करके, जिससे कि प्रोएक्टिव मेजर लिया जा सके आने वाले चेंजेस के लिए। तो जो भी चेंजेस फ्यूचर में आएंगे एनवायरनमेंट में, उनसे डील करने के लिए आप पहले से ही तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें। तो इसके लिए आप क्या करते हो, फॉर्मल असेसमेंट करते हो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की सिस्टमेटिक तरीके से, जिनको हम एड होक स्टडीज बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला या तो हो सकता है कि आपके पास प्रॉब्लम आ चुकी है और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन फाइंड कीजिए, या फिर आप पहले से ही तैयार रहिए कि प्रॉब्लम जब आएगी उससे पहले आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल रहे। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर ऐसे आप तैयार हैं, प्रॉब्लम आई है तब आपके पास, तो आप बेसिकली प्रोएक्टिव
काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और अगर नहीं है तो आपको फिर रिएक्ट करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। जैसा कि अभी हम कोविड-19 सिचुएशन में कर रहे हैं, वी डू नॉट हैव एनी वैक्सीनेशन अवेलेबल एंड वी हैव नेवर थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। तो इसीलिए अब हमें कैसा करना है, रिएक्टिव मेजर्स लेने पड़े अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से बिजनेसेस में भी होता है आपका, कभी कभी रिएक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डील करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो ये अप्रोचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना एनवायरमेंटल जितने भी इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए। सो गाइज अब नाउ जानते हैं कि कितने तरह के बेसिकली हमारी अप्रोचेस होती हैं। तो अगर हम बात करें अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो देर आर 3 अप्रोचेस विच आर प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहली है सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरी है एडहॉक अप्रोच और तीसरी है प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच। ठीक है, तो 3 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरी है एडहॉक अप्रोच और तीसरी है प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच। याद कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को एंड वन बाय वन डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं इन तीनों अप्रोचेस को। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ, सबसे पहली अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, जैसा कि नाम है, यहाँ पर जो भी आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे वो सिस्टमैटिक तरीके से होगी, एक प्रॉपर पैटर्न प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पर आप एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए। So now the point number 1 is on the screen and it says under this approach information for environmental scanning is collected systematically। तो systematic approach में क्या होता है, जो भी information होती है environmental scanning से related वो कैसे की जाती है, systematically collect की जाती है। Now in the systematic approach, information relating to various factors of environment which are relevant to the organization's business and industry are continuously collected to monitor changes occurring in them। तो ये भी बेसिकली अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक अप्रोच हमारी क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। प्रोएक्टिव अप्रोच है क्योंकि यहाँ पर हम पहले से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करेंगे आने वाले जो भी चेंजेस हैं उनको डील करने में। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से रिलेटेड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस और इंडस्ट्री के बिजनेस के लिए रिलेवेंट है, उनको कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट किया जाता है और उनमें होने वाले सारे जितने भी चेंजेस हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इन फ्यूचर में कोई भी अगर बहुत सीरियस आपका चेंज आ रहा है तो उससे डील किया जा सके। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में जो भी डेटा है एनवायरमेंटल स्कैनिंग की वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट की जाती है और जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल हैं, रेलेवेंट हैं, उन सब में होने वाले छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े चेंजेस से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट हो तो उसको डील किया जा सके। ओके, आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। So the next point says the systematic approach involves development and implementation of such a system which will ensure scientific and continuous collection of information for environmental scanning। तो systematic approach में basically क्या किया जाता है, इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप या इम्प्लीमेंट किया जाता है जो कि बेसिकली कैसा हो, साइंटिफिकली एंड कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट करे इन्फॉर्मेशन को जो कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड है उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाए और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए। इसीलिए इस पर्टिकुलर अप्रोच में एक ऐसा सिस्टम डेवलप या इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग से रिलेटेड डेटा मिलती रहे। ओके, आई रिपीट, सिस्टमेटिक अप्रोच में बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप और इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसके थ्रू आप जो भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको साइंटिफिकली एंड कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट कर सकें। Now the next point says under this approach information related to customers, markets, changes in government policy, rules, regulations and legislations etc. are continuously updated not only for strategic management but also for the performance of the operational activities। तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसमें इंफॉर्मेशन चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, मार्केट हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो या लेजिस्लेशंस हो आपके कंट्री के या किसी और कंट्री के जहाँ पर आप डील कर रहे हो, तो उनको कॉन्टिन्यूसली अपडेट किया जाता है, कॉन्टिन्यूसली चेक किया जाता है ताकि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन है उनको लिया जा सके और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल
एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, मेजर कर सकें। तो ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा कलेक्शन है वो साइंटिफिक एंड कॉन्टिन्यूस नेचर का होता है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अबाउट दिस पर्टिकुलर अप्रोच, यू गॉट ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, यू गेट टू नो अबाउट इट। तो नाउ बात करेंगे हमारी सेकंड अप्रोच की, विच इज़ द एड होक अप्रोच। ठीक है, एड होक अप्रोच अगेन हम अगर बात करें तो यहाँ एड होक अप्रोच में भी हम क्या करेंगे, बेसिकली एक प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करेंगे अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करने की। तो एडोक अप्रोच में क्या होता है, अंडर दिस अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट स्पेशल सर्वेज एंड स्टडीज टू डील विद स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एनवायरनमेंट क्रिएट करता है किसी भी बिजनेस के लिए, और उन इश्यूज से डील करने के लिए बेसिकली क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सर्वेज और स्टडीज कंडक्ट कराती है। तो ऐसी जब भी स्ट्रैटेजी जब फॉलो की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो कहलाती है एड होक अप्रोच। तो एड होक अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है स्पेशल सर्वेज एंड स्टडीज, ताकि जो भी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इशू है टाइम टू टाइम उससे डील किया जा सके। Now, such studies are conducted when organization has to undertake special projects, evaluate existing strategy or devise new strategies. तो ये बेसिकली एडोक अप्रोच को तब ज़्यादा फॉलो किया जाता है जब किसी भी नए प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन को, या उसको अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करना है, या कोई नई स्ट्रैटेजीज को इन्वेंट करना है, डिवाइस करना है। तब ये जो बेसिकली स्टडीज़ हैं और सर्वेज हैं कंडक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। Now the next point says changes and unforeseen developments may be investigated regarding their impact on the organization. तो जो हमारी ad hoc approach होती है, इसमें जितने भी changes होते हैं, जितने भी unforeseen developments होते हैं environmental फैक्टर्स में, एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी आते हैं आपके, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उनके जो भी इम्पैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से उनको केयरफुली डिफाइन किया जाता है, केयरफुली एनालाइज किया जाता है। तो जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं या अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, रिसर्च की जाती है उन पर काफ़ी अच्छी तरीके से, और उन सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनको रीड किया जाता है इन दी एड होक अप्रोच ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नाउ चलिए एक डायग्राम के थ्रू इस पॉइंट को और क्लियर कर लेते हैं। तो एड होक अप्रोच में अगर हम बात करें तो कंडक्ट किए जाते हैं क्या, स्पेशल सर्वेज और स्टडीज़। इन एड होक अप्रोच क्या किए जाते हैं, स्पेशल सर्वेज एंड स्टडीज़ कंडक्ट किए जाते हैं। And why these special surveys and studies are conducted? These are conducted to undertake special projects, evaluate existing strategies or to devise new strategies. तो ad hoc approach में basically special surveys और studies conduct की जाती हैं ताकि नए projects या स्पेशल प्रोजेक्ट्स उनको अंडरटेक किया जा सके, या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ को इवेलुएट किया जा सके, या फिर नई स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस किया जा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, एड होक अप्रोच में स्पेशल सर्वेज एंड स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं ताकि स्पेशल प्रोजेक्ट्स को या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ को इवेलुएट कर सकें या फिर डिवाइस कर सकें नई स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द एड होक अप्रोच। Now let's proceed to the third approach, which is the processed form approach. ठीक है, तो जानेंगे कि processed form approach क्या होती है। So under this approach, the organization uses information in a processed form available from various sources, both inside and outside the organization. तो processed form approach में क्या करती है एक organization, जो available information होती है उनका यूज़ करती है एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो इनसाइड या आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन की जा सकती है और अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ऑब्टेन की जाती है। तो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इनसाइड एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही तरीके से आपकी कलेक्ट की जाती है। तो प्रोसेस फॉर्म अप्रोच में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज से और फिर उसको प्रोसेस करती है बेसिकली।
Now the information in processed form is usually supplied by government agencies or private institutions engaged in the compilation and processing of such information. तो जो information होती है processed form approach में वो basically government agencies या फिर private institutions के through supply की जाती है और उन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करके जो प्रॉपर आगे के डिसीजंस हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट से रिलेटेड उनको हम एनालाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो प्रोसेस फॉर्म अप्रोच में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनको हम अलग अलग सोर्सेज बोलेंगे, तो उनके थ्रू जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनको हम कंपाइल करेंगे, प्रोसेस करेंगे और अपना जो फाइनल आउटकम है, कंक्लूजन है, वो प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो नाउ गाइज, अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे अबाउट दी अप्रोचेस वी हैव रीड। तो हमने अभी तक 3 अप्रोचेस पढ़ी और तीनों ही अप्रोचेस अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। Now, since environmental scanning is absolutely necessary for strategy formulation, the organizations make use of different approaches or combination of different approaches to environmental scanning for the purpose of monitoring relevant environment. तो guys, environmental scanning जिसने भी पार्ट 1 देखा है उसे पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने के लिए और एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए अलग अलग तरह की अप्रोचेस का यूटिलाइजेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। जैसा कि हमने पढ़ा, सिस्टमेटिक अप्रोच, एडहॉक अप्रोच एंड प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच, या फिर हो सकता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी क्या करती हैं, इन तीनों ही अप्रोचेस का डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यूटिलाइजेशन करती हैं, ठीक है, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर सकें, स्कैन कर सकें। Now the use of a particular approach may be situational, जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अप्रोच का यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन रिएक्टिव स्टेप उठाए, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका बजट कितना अलाउ करता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। Now, whatever approach is adopted by the organization for environmental scanning, data collection is necessary for deriving information about environmental factor. तो आप कोई भी अप्रोच यूज़ कीजिए, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेटा कलेक्शन। तो आपको कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर को अच्छे से रीड करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए डेटा कलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट एंड द चॉइस ऑफ अप्रोच इज सिचुएशनल। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट अप्रोचेज आर यूज। हो सकता है कभी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज़ किया जाए, और हो सकता है कभी आपका सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़फुल ना हो, तो उस केस में आप क्या करो, प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच फॉलो करो। और उसके अलावा अगर वो भी अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में काम ना करे, तो लास्ट अप्रोच इज द एडहॉक अप्रोच। तो इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है, इन सब का इंडिविजुअल यूज़ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिचुएशनल बेसिस पर या सिचुएशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इट विल बी डन, एंड डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर डिराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पॉइंट समझ में आते होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्या कर पाएँ, इस वीडियो के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स।